तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और रमज़ान की तैयारी तकरीबन एंड कर ही ली होगी। मैंने भी एंड कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह घर के अंदर हर चीज़ प्रॉपर तरीके से कर ली है ताकि रमज़ान के अंदर रोज़े और इबादत हो सके और सुकून से हमारी रमज़ान गुजर सके। तो भाई, आपसे जो मैंने लास्ट व्लॉग अपना डाला था, टॉपिक व्लॉग, रूटीन व्लॉग तो डलते रहते हैं, टॉपिक व्लॉग जो मैंने आपके साथ डाला था, अपना जो शेयर किया था मैंने आपसे वैलेंटाइन डे के ऊपर कि वैलेंटाइन डे में क्यों नहीं बनाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया, मुझसे काफ़ी दुआएं भी दी और काफ़ी लाइक्स भी आए और काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेरे रोने पे बड़ी खुशी हो रही थी। तो शायद मैंने अपने टाइटल में भी लिखा था कि मैं रो नहीं रही, और मैंने अपने व्लॉग में भी बोला था कि मुझे अब रोना नहीं आता, मुझे इस बात पर रोना नहीं आता, मुझे मेरी गुजरी ज़िंदगी के ऊपर सोचकर मुझे रोना नहीं आता, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे उस वक्त तकलीफ़ तो बहुत दी, लेकिन उसके बाद मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत राहत दी। मेरे रोने को देख के कुछ लोगों को बहुत हंसी आ रही थी, बहुत खुशी आ रही थी, कमेंट्स भी खुद ही कर रहे थे, डिलीट भी खुद ही कर रहे थे। तो किसकी क्या जिंदगी चल रही है, क्या जिंदगी नहीं चल रही है, वो सबको पता चल जाता है। तो बेहतर रहेगा कि आप किसी की जिंदगी पे हंसने से बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी पे खुद पे फोकस करें कि आपकी खुद की जिंदगी कहाँ जा रही है, और सामने वाली की जिंदगी से तुलना कर लें कि उसकी जिंदगी कहाँ जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि मेरे को अल्लाह पाक ने अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी से आज़ाद किया, अपना घर दिखा दिया खुद का। पूरा 1 साल हो गया, मैं परवरदिगार मेरे अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह का कि उसने मुझे अपने घर की ज़ियारत भी करवाई। तो बेहतर है कि आप लोग अपनी कमी के अंदर ज़्यादा फोकस करें, ना कि दूसरों की। और मैं ये कहानी अपने उन लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिनको मुझसे मोहब्बत है, और जो मेरी तकलीफ़ है, जो मैं गुजर चुकी हैं और जो मैं गुजार चुकी हूँ, उसको सुनना ज़रूरी समझते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि यार नहीं, आप अपनी जो है वो आगे की कहानी बताओ ताकि आने वाली नई जनरेशन को मोटिवेट हो सके कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं आजकल की बच्चियों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि दोस्ती होती है, दोस्ती रखें, लेकिन दोस्ती पे अंधा भरोसा ना रखें, क्योंकि जो इंसान चोट अपनी दोस्ती में खाता है ना, वो किसी और में नहीं खाता। दोस्ती बहुत अच्छी भी होती है, लेकिन मैं कहती हूँ दोस्ती लाखों करोड़ों में कोई एक बंदा, कोई एक शख्स ऐसा होता है जो दोस्ती के लायक होता है और काबिल होता है जिसे दोस्ती की जाए। लेकिन इंसान सबसे ज़्यादा अगर एतमाद कर सकता है ना, तो वो खुद पर कर सकता है। तो आप खुद पर एतमाद रखें, दोस्तों पर नहीं। क्योंकि मेरा अपना घर एक दोस्त की वजह से गुजरा था, मेरा जो घर टूटा वो एक दोस्त की वजह से टूटा। तो मैंने लास्ट आपको यहाँ तक बताया था कि मैंने जो है वो अपने हस्बैंड को किस तरीके से पकड़ा और क्या हुआ वैलेंटाइन डे वाले दिन। वैलेंटाइन डे के बाद जो है, हम उस दिन के बाद मेरे घर के अंदर बहुत ज़्यादा सुकून हो गया। ज़्यादा मैंने पंचायत करना, अदनान से ज़्यादा बातचीत करना मैंने छोड़ दी। तो कुछ दिन ऐसे ही हमारे गुजर गए, मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर चलने लगी। तो मेरे माँ बाप भी यहाँ पर नहीं थे, मेरे जो अम्मी अब्बू थे वो अफ्रीका में थे, मेरे अब्बू साउथ अफ्रीका के अंदर सेटल थे, उनका अपना कुछ कारोबार था, उन्होंने वहाँ शुरू किया था, तो ये लोग वहाँ थे। तो उनसे भी मेरी ज़्यादा कोई बातचीत नहीं होती थी, मैं यहाँ अकेली थी, तो मैंने ज़्यादा लड़ना किसी से मुनासिब नहीं समझा, कोई मगज़मारी मैंने मुनासिब नहीं करी, क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो डिप्रेशन की मरीज़ और मेरे जो अब्बू थे वो हार्ट के पेशेंट्स थे। तो वो ज़्यादा तकलीफ़ों में अपने माँ बाप की, एक मेरा कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, इस वजह से मैंने ज़्यादा जो है किसी को कुछ बोला नहीं और मैं खामोशी से बैठ गई। इसके बाद कुछ दिन गुजरे तो मुझे अचानक मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि ना दोपहर में कि ना वो तुम एक काम करो ना, तुम उसके साथ चले जाओ। अच्छा, मैं उसके साथ बार बार मेंशन में यही करूँगी कि उसके साथ, मैं बार बार नाम नहीं लूँगी क्योंकि नाम मैं एक दफ़ा ले चुकी हूँ, और अगर किसी को नाम नहीं पता हो तो वो मेरा पिछला व्लॉग जाके देख सकता है।
तो मैं अपना जो है वो नाम ले चुकी हूँ। मैं बार बार ना अपने हस्बैंड का नाम लूँगी, ना मैं उस लड़की का नाम लूँगी, क्योंकि जो गुज़र चुका वो गुज़र चुका। मैं सिर्फ़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किन तकलीफ़ों से निकल चुकी हूँ। तो मुझे कुछ दिनों के बाद इनकी कॉल आई। बोला उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम दवाई के लिए ले जाओ गाड़ी के अंदर। मैंने इतनी हिम्मत दी, कुछ बोला नहीं, अपने हक के लिए लड़ी नहीं, डर गई कि कल को कहीं मेरे घर को कुछ हो ना जाए। तभी उस आदमी की इतनी हिम्मत बढ़ी कि उसने मुझे बोला कि जाओ, जाके उसको देख कर आओ कि वो कहाँ है, और वो बीमार है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मैं हर बात मानती चली जा रही थी। और मैंने कहा चलें ठीक है, मैं ले जाती हूँ। मेरे बच्चे उस वक्त दोपहर की स्कूल में जाते थे। मैं गई, मैंने उसे लिया और मैं उसे लेके हॉस्पिटल गई। मैं हॉस्पिटल गई, फिर वहाँ से कुछ इसके मामलात बने, मुझे उस वक्त तक कुछ पता नहीं था। मैं उसके मामलात बने, फिर उसको लेके मैं उसकी सिस्टर के यहाँ गई, उसने कहा मेरी बहन के यहाँ जाना है। फिर वहाँ से मैं एक और हॉस्पिटल इसको लेके गई, तो एग्जैक्ट मुझे पता चला वहाँ जाके कि वो प्रेग्नेंट है। अब वो प्रेग्नेंट है, वो बच्चा किसका था ये मुझे नहीं पता, कि वो उसके हस्बैंड से था, वो किसी और से था, या मुझे उसके साथ भेजने वाले का था, मुझे ये बात नहीं पता। लेकिन उसे बच्चा था, उसे वो बच्चा जो है अपना अबॉर्शन कराना था, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। खैर फिर उस बच्चे को अबॉर्ट करा के सब कुछ करके जब मैं घर आई, तो मैं दोपहर 2 बजे से निकली हुई, मुझे घर पहुँचते पहुँचते 11 बज चुके थे। 11 बजे मैं उसके घर गई, उसे उसके घर छोड़ा। छोड़ने के बाद जब मैं अपने घर आई तो मेरे जो हस्बैंड थे वो मेरे बच्चों के पास घर पहुंच चुके थे, और खाना मैं पका कर निकली थी तो उन्होंने खाना वाना सब खा लिया था। मेरे साथ वो राब्ते में थे, लेकिन कुछ मोबाइल इश्यूज होते हैं, जो फ़ोन चार्ज नहीं होता और ऑफ हो जाता है। मैं शुरू से आईफोन यूज़र हूँ, उस वक्त भी मेरे पास आईफोन था, और आईफोन का चार्जर उस वक्त तो अभी भी मिल जाता है, किसी किसी के पास आईफोन का चार्जर निकल आता है। लेकिन उस वक्त आईफोन का इतना ट्रेंड नहीं था कि हर कोई आईफोन रखे। लेकिन मेरे पास उस वक्त आईफोन था और मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, वो ऑफ हो चुका था। तो मेरे पास था ही नहीं कि मैं उसको चार्ज पे किस तरह लगाऊं और किस तरह से रब्ता करूं। जब मैं अपने घर पहुंची तो मुझे दरवाज़ा खोलने के साथ ही मेरे हस्बैंड ने बहुत ही गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल करे और बोला कि ना, कहाँ से आ रही है 2 टके की औरत। तो मैंने कहा क्या कहा? 2 टके की औरत? मैं 2 टके की औरत हूँ? मुझे भेजा तुमने, तुम्हारे काम से गई हूँ और मैं 2 टके की औरत हूँ? इस बात के ऊपर मेरी इनसे बहस हुई। मैंने कहा मुझे आपके साथ नहीं रहना, और मैंने वहीं गाड़ी की चाबियां, पर्स, एटीएम कार्ड वगैरह जो भी था सब कुछ मैंने वहाँ टेबल पे रखा। मैंने नहीं रहना आपके साथ। मेरा ये बोलना, और उन्होंने तीनों बच्चे मेरे ज़िम्मे किए, अपने कपड़े पहने और मेरे घर से चले गए। जब वो मेरे घर से चले गए, मैंने भी गुस्से में जाने दिया। थोड़ी देर हुई तो मेरी सास की कॉल आई, तो मुझे बोला कि ना अदनान का गुस्से में फ़ोन आया, मुझे बोला दरवाज़ा खोलो, सब खैरियत तो है? तो मैंने कहा हाँ हाँ सब खैरियत है, आप जो है इनको कुछ बोलना बस, वो आ रहे हैं, उन्हें सोने दो, कल तक उनका दिमाग ठीक हो जाएगा, वो घर आ जाएंगे। मैंने कहा रात भर की लड़ाई है तो सुबह तक वो ठीक हो ही जाएंगे। लेकिन इस बात का इशू बनना था, अगले दिन मेरे बच्चों के पेपर था। मैंने मेरे बच्चों को स्कूल भेजा, तो स्कूल से मुझे 11 बजे के करीब, सुबह 10:30-11 बजे मुझे मेरे बच्चे की स्कूल से कॉल आई कि मेरा छोटा सा बच्चा था 2.5 साल का, उस टाइम पे मैंने नया नया इसको स्कूल में डाला था, बिलाल। तो मुझे स्कूल से कॉल आई कि आपके बेटे को जॉइंटिस है, आंखें उसकी बहुत ज़्यादा पीली हो रही हैं और फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप उसको लेके जाओ। मैं डर गई, बच्चों का स्कूल थोड़ा सा दूर था, वैन का आना जाना था। मैंने अदनान को कॉल की, इनको कॉल करी मैंने व्हाट्सएप के ऊपर। मैंने उस वक्त बिलाल को लेकर आई स्कूल से, नहीं फ़ोन नहीं उठा रहे थे मेरा, शायद सोए हुए थे या क्या, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फ़ोन मेरा ये नहीं उठा रहे थे। मैं बिलाल को गई, रक्षा करा, मैं गई स्कूल, स्कूल से इसको लेकर आई, हॉस्पिटल लेके गई, हॉस्पिटल से इसको ड्रिप वगैरह लगाई, मैंने घर में लेकर आई। मैंने इसकी तस्वीर खींची, दोपहर में अदनान से फिर रब्ता हुआ मेरा।
तकरीबन 2:30-3 बजे के दरमियान। मैं 11, सवा 11, 11:30 तक स्कूल से आ गई थी लेके इसको। एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन ले आई थी मैं इसको सुबह में स्कूल से। तो स्कूल से लाने के बाद मैंने इसकी एक पिक्चर ली। वो पिक मेरे पास आज भी इतने साल पुरानी पिक्चर है। मैं लगा दूंगी व्लॉग के अंदर, आप मेरे थंबनेल पे, मैं इंशाल्लाह लगाऊंगी, आप मेरी थंबनेल पे ज़रूर देखिएगा, जिसके अंदर बिलाल बहुत छोटा है, उससे आपकी एज का भी इसको अंदाज़ा हो जाएगा और आप देख भी लेंगे कि वो ड्रिप लगा के लेटा हुआ है। वही वाली पिक्चर मैंने इसके अब्बू को सेंड करी और कहा कि आप गुस्सा अभी थूक दो, बच्चे को आपकी ज़रूरत है और बिलाल बहुत बीमार है और पापा पापा कर रहा है, आप आ जाओ। तो मुझे सामने से, पीछे से उनकी अम्मी की गालियां देने की आवाज़ें आ रही थी कि इस डैश को बोल फ़ोन रख दे, इसको बोल फ़ोन रख दे, ये है वो है फलाना धमाका, और गंदी गंदी ज़बान यूज़ कर रही थी। मैंने कहा आप सबको छोड़ो, आप अपने बच्चे को देखो, आप आ जाओ, मुझे कोई बात नहीं निकालनी कल की। उन्होंने कहा तुम्हें 9 बजे एक एनवेलप आएगा, बराए मेहरबानी साइन करके आप दे देना। ठीक है, साइन करके दे देना। तो उन्होंने मुझे बोला जी मैं डिवोर्स पेपर्स टीसीएस के जरिए भेज चुका हूँ। मतलब कि जो वो फोन मेरा सुबह से नहीं उठा रहे थे, दोपहर के दरमियान तक वो सोए हुए नहीं थे या वो कहीं गए हुए नहीं थे, वो गए थे डिवोर्स के पेपर्स कोर्ट से तैयार करवाने के लिए। तो उन्होंने मुझे कोर्ट के पेपर भेजे, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा कोर्ट के पेपर से कुछ नहीं होता। मैंने उस वक्त रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं, कोर्ट के पेपर से कुछ नहीं होता, आप उसे फाड़ के फेंक दो, मुझ तक नहीं पहुंचे हैं, मैं रिसीव भी नहीं करूंगी, मैं खोलूंगी भी नहीं, आप उसे फाड़ के फेंक दो, आप घर आ जाओ, आप घर आ जाओ, आप छोड़ दो इन सब चीजों को। तो इन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा नहीं, ये लिखा हुआ तो कोई भी नहीं मानता, मुंह से बोला, आपने मुझे मुंह से बोला थोड़ी है। तो उन्होंने उसी वक्त मुझे फोन पे जो है वो डिवोर्स दे दी। तो उन्होंने जब 2 दफा मुझे बोला, तो मैंने तीसरी दफा ने बोलने का मौका नहीं दिया और मैंने लाइन काट दी। फिर मैंने रात को, टीसीएस वाला आया, मैंने उनसे एनवेलप लिया, देखा, तो मैं उस वक्त, मेरे बच्चे छोटे छोटे रो रहे हैं और मैं बिल्कुल ब्लैंक कि आगे ज़िंदगी में मेरे पास मैं क्या करूँगी, मैं कैसे चलूँगी। मैं बहादुर हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, उनको मेरी ज़रूरत है, मुझे उनकी ज़रूरत है, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत हूँ, मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत हैं, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने बच्चों को पाल लिया, मैंने मेहनत करी, मैंने मेहनत में कोई शर्म नहीं करी। लेकिन 3 दिन 4 दिन मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, इतना ब्लैंक थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा ज़िंदगी में सिर्फ रोना 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 रोना, बस, और कुछ भी नहीं था मेरी ज़िंदगी में। अदनान को फ़ोन करूं, वो फ़ोन नहीं उठाए, अम्मी अब्बू इधर नहीं, मैं फ़ोन किसको करूं, मैं कहाँ जाऊं। उस टाइम पे अदनान ने, कुछ दिन पहले ही हमारा 2 रूम का घर था, वो अदनान ने बेच दिया था। वो अकाउंट के सारे पैसे अदनान के पास थे और हमने रेंट का घर लिया था। अदनान ने कहा था मैं कारोबार करूँगा, और बस ये मेरा घर 14 साल बना रहा। एक औरत की वजह से और एक कुछ पैसों की वजह से मेरा घर खराब हो गया, क्योंकि मेरा घर जब बिका तो वो पैसे अदनान के पास गए। मैं किराए के, तो 10 झगड़े होते थे, 10 मसला भी दूसरे भी होते थे, लेकिन घर नहीं था, पैसे नहीं थे। उन्होंने जो है वो मुझे डिवोर्स देने में 1 मिनट नहीं लगाई, उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया। मेरी डिवोर्स कराने में हाथ एक औरत का और पैसों का तो था, सबसे बड़ा हाथ मेरी अपनी सास का था। उन्होंने खड़े रह के मेरे घर की डिवोर्स कराई मेरी। वो खुद अपने बेटे को लेके कंजुल इमाम मस्जिद लेके गई, वहाँ के इमाम साहब से उन्होंने उनकी डिवोर्स कराई, मेरी डिवोर्स कराई उन्होंने। फिर इसके बाद मैं अपने बच्चों को लेके दर बदर, क्योंकि मेरा घर किराए का था। ऊपर से मालिक मकान आके मुझे बोलता है कि ना, आपके घर में ना, मेरा मालिक मकान मेरी बिल्डिंग में ही ऊपर रहता था, फर्स्ट फ्लोर पे, और ग्राउंड पे मैं रहती थी। फर्स्ट फ्लोर पे भी किराएदार रहते थे और सेकंड पे मेरा मालिक मकान रहता था। तो वो नीचे डायरेक्ट आया मेरे पास और उसने मुझे बोला कि आप है ना घर खाली कर दो, आपके कोर्ट के लेटर्स आ रहे हैं और आपका साथ आपकी डिवोर्स हो गई है, मेरे घर का किराया कौन भरेगा, तो हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बराए मेहरबानी पहली तारीख लगने में 10 दिन बाकी रह गए हैं और आप जो हो वो घर हमारा खाली कर दो। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं क्या लड़ूं, मैं किससे।
मैं तो अपने आप को बेयारो मददगारों समझ ही रही थी। मैं तो किसी को ना कुछ बोलने जैसी, मेरे बच्चे समझदार नहीं, मेरा कोई भाई बहन नहीं, कोई खानदान नहीं, कोई भी नहीं। मैं जाऊं कहाँ, किसको बोलूं, अपनी फरियाद में किसको सुनाऊं। बस वो वक्त याद करती हूँ, मैं फिर कहती हूँ कि मैं रोती नहीं हूँ, मुझे रोना नहीं आता, क्योंकि मैं अभी की ज़िंदगी में अपनी बहुत खुश हूँ। अगर खुशी उठानी है तो बंदा थोड़ी तकलीफ उठाता है। शायद मैं उस आदमी के साथ होती तो आज मैं इस मकाम पे नहीं होती। वही मैं 2-2 रुपए, 10-10 रुपए, 100-100 रुपए, 50-50 रुपए के लिए भीख ही मांग रही होती, क्योंकि उस आदमी को सिवाय जुआ खेलने के, पत्ते खेलने के, दूसरे मजीद कुछ घटिया काम करने के अलावा कोई और काम नहीं थे। तो शायद मेरे बेटे और मज़ीद बिगड़ जाते और जो है वो मुझे तंग करते। मेरी बच्चियों के शायद नसीब जल्दी खुलते ना खुलते, क्योंकि मेरी दोनों बेटियों की शादी के अंदर मैंने कार्ड भिजवाया इनको वेडिंग का, वो लोग नहीं आए दुआ रखने के लिए कि यार बाप है, भले आता है आके कम से कम दुआ तो देगा। मेरी दोनों बेटियों की शादी में वो नहीं आया। खैर, इस तरह मैंने ये घर खाली कर दिया। घर खाली करने के बाद मेरे पास अकाउंट के अंदर कुछ 1.5 से 2 लाख रुपए थे। एक गाड़ी थी, वो मैंने बेच दी। कुछ 4,75,000 रुपये की गाड़ी थी। मुझे गाड़ी का नंबर भी आज तक याद है, ATN 075 ऑल्टो VXR 2010। मुझे आज भी पूरा फिगर याद है उस गाड़ी का। वो गाड़ी थी मेरे पास, मैंने वो गाड़ी बेची। 1.5-2 लाख रुपए मेरे घर में थे। उसके अंदर मैंने 6 महीने सर्वाइव किया। 6 मंथ के अंदर ऐसे हुआ था कि हर 10 दिन में, 15 दिन में मैं घर चेंज कर रही हूँ अपना। हर 10-15 दिन के अंदर मुझसे घर चेंज करवाने में आ रहा है, क्योंकि मैं जिस एरिया में रह रही थी ना, वहाँ पे सारे ब्रोकरों ने एक खेल बना दिया था कि इससे घर खाली करवा दो। वो ब्रोकर उसके साथ मिल गया, यार हमें ब्रोकरी मिल जाएगी, हम इसको ये वाला घर दे देंगे। इसका क्या है, इसको तो शिफ्ट करना है। ये नहीं सोच रहे थे कि मैं किस तरह से शिफ्ट कर रही हूँ। 1 महीने के अंदर मैं 4 घर बदल चुकी थी। इसके बाद मेरी छोटी वाली बेटी को बाइक सीखने का बहुत शौक था। उसने बाइक सीखी। जब बाइक सीख के उसने बाइक खाली थोड़ी सी गली में चलाई, तो मुझे वहां शिफ्ट करे हुए सिर्फ 10 दिन हुए थे। वहां जो है, जिस ब्रोकर ने मुझे घर दिलवाया था, उसने जाके मालिक मकान के आगे मेरे अब्बू को बुला के सबको जलील करके और मेरा घर खाली करवा दिया 10 दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि इनके घर का कोई आदमी नहीं है, बिल किराया कौन भरेगा, और इसकी बेटी जो है वो बाइक चलाती है। इस तरह से मेरी ब्रोकरों ने इस तरह से मेरा जीना हराम कर दिया था। मुझे अपनी कमाई का जैसे इनको एक जरिया मिल गया था एक एरिया के अंदर, कि ये ब्रोकर्स मेरे साथ खेल रहे थे। तो बस इन लोगों के साथ खेलते खेलते जो है मेरा आगे स्ट्रगल शुरू हुआ। मैंने आगे क्या किया, मैंने अदनान से बच्चों के लिए फ़ाइट की, मज़ीद काम के लिए मैंने काम के लिए हाथ पाँव मारा, इनके पेट भरने के लिए मैंने हाथ पाँव मारा। मज़ीद आगे की कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं पार्ट 3 आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। तो अगर आपको ज़रा सी, अगर मेरी जो कहानी है आपको लग रही है कि हाँ ये सुनने के लायक है और ये स्ट्रगल इस बंदी ने किया है अपने बच्चों के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके मोटिवेट की बहुत ज़रूरत है। मुझे मेरे बच्चों को लेके आगे चलना है। मैं एक मोटिव लेके, एक अपना प्लान लेके यूट्यूब पे आई हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है, क्योंकि मैं मेहनत कर करके थक चुकी हूँ। अब मुझसे भाग दौड़ नहीं होती। रोक दे, अब नया सेक्शन शुरू कर दे इसको। भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ करते 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 इतनी बीमारियां जिस्म में पाल ली कि इतना फीवर भी होता था ना कभी मुझे, तो मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं अपने लिए दवाइयों के लिए जाती थी। हाँ, लेकिन अलबत्ता अपने बच्चों के लिए ज़रूर जाती थी। बस इस तरीके से सारा अपना निचोड़ निकाल के आज मैं यहाँ आपके पास खड़ी हूँ। अब मेरा सारा कामकाज छूट गया है। मैं पहले गाड़ियों का सेल परचेज का काम करती थी। ये सारी कहानी मैं आपको पार्ट 3 के अंदर बताऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। तो मैं अपने बच्चों को उस मकाम पे पहुंचाना चाहती हूँ
मेरी दोनों बेटियों को शादी करने में मेरे माँ बाप का सबसे बड़ा हाथ है, मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप काफ़ी साल यहाँ नहीं थे, वो बाहर थे, मेरे साथ नहीं थे। उनको ज़्यादा कुछ मेरा पता भी नहीं था। मेरे ख़ानदान में भी बहुत लेट पता चला कि मेरी डिवोर्स हो गई है। जितना था मैंने अपना सर्वाइव अपना खुद किया, मैंने किसी के साथ रोना पीटना नहीं किया। मैंने ज़कात खैरात नहीं मांगी किसी से, मैंने किसी से भीख नहीं मांगी कि मेरे को टेंशन हो कि यार मेरे तो बच्चे पल रहे हैं, क्योंकि मांगने वालों को जो है ना वो मांग के खाने की आदत पड़ जाती है। और मेरे माँ बाप ने जो है ना मुझे मांगना नहीं सिखाया, मेहनत पे ज़्यादा मैंने बिलीव किया, अपने बच्चों को मेहनत करके पाला। लेकिन आज मैं अगर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बनाऊँ, कुछ मेहनत करूँ, मैं अपने बच्चों के लिए करूँ। तो मुझे इसके लिए आप लोगों की बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट है आप लोगों की, और मज़ीद मुझे और बहुत सपोर्ट आप लोगों की चाहिए, जिसके लिए आपको मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मस्ट 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 आपको मेरे को जो है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तो अगर आप ब्लॉग का पार्ट 3 चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं अपना कहानी जो है वो यहीं स्टॉप करती हूँ। कहानी तो बहुत बड़ी है, बातें निकालूंगी तो बहुत ज़्यादा होंगी कि बीमार हूँ, शुगर है, क्या काम किया है, कैसे बच्चों को पाला, आगे स्ट्रगल में मैंने और क्या क्या किया, किन किन लोगों का मुझे मुकाबला करना पड़ा, और कितने ठरकी, कितने हरामी जो है ना वो ज़िंदगी में आए। मैं ज़िंदगी की हकीकत आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मेरी जबान कहीं रुक नहीं रही। इतना कुछ कोई इंसान याद नहीं कर सकता, क्योंकि जो जिसकी जिंदगी पे गुजरी भी होती है ना वही पट 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 बोल देगा। हकीकत बात है। तो मैं वही बोल रही हूँ जो मेरी ज़िंदगी में मैंने जो है वो प्रैक्टिकली मेरे साथ जो हुआ है, और जो मेरी ज़िंदगी में मैंने बर्दाश्त किया है, और जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मेरे मालिक का बहुत एहसान है मेरे ऊपर। तो वो अल्लाह वसीले बनाता है। तो अपने सारे कामकाज मैंने छोड़ दिए हैं। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं आपको फिर कह रही हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मेरी ज़िंदगी में मेरे अम्मी अब्बू और मेरे बच्चे हैं। मेरे दोनों बेटे बहुत छोटे हैं, मुझे आगे अचीव बहुत कुछ करना है, उनके लिए भी और अपने लिए भी। तो उम्मीद करती हूँ आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी आगे स्ट्रगल वाली जो लाइफ है, ज़िंदगी जो मेरी है, उसे खुशी खुशी गुजारने में आप मेरी बहुत हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट तफरी के साथ, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आने वाला लाइबा का बर्थडे का व्लॉग भी कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, टाटा।